हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करेंगे बल्ब क्रॉप्स में अनियन के बारे में। तो कंटिन्यू करते हैं लेक्चर 27 को। बल्बस क्रॉप्स इस तरह की क्रॉप्स रहती हैं जिसमें अंडरग्राउंड पोर्शन यानी बल्ब को यूटिलाइज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ईटिंग और फिर फॉर वेरियस गार्निशिंग पर्पस। बल्बस क्रॉप में जनरली ग्राउंड वेजिटेबल्स, अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स लाइक अनियन, प्याज, गार्लिक, लहसुन, लीक, एक तरह का गार्लिक, शाइव और शैलेट यानी कि स्मॉल अनियंस को यूज किया जाता है। अनियन और गार्लिक दो एक इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप्स हैं जिन्हें एज अ बल्बस क्रॉप यूटिलाइज किया जाता है और कमर्शियल स्केल पे हिमाचल प्रदेश में ग्रो किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रो होने वाली बल्बस क्रॉप है गार्लिक। बात करते हैं अनियन के बारे में। अनियन बोटैनिकल नेम एलियम सैपा, फैमिली अमेरिल्डेसी, क्रोमोसोम नंबर 2n = 16, ओरिजिन सेंट्रल एंड साउथ वेस्टर्न एशिया। तो अनियन एक इम्पॉर्टेंट बल्बस क्रॉप है और पॉपुलर क्रॉप है क्योंकि यह लो और मिड हिल्स में जनरली ग्रो की जाती है। अनियन को पर्टिकुलरली विंटर यानी कि कूल सीजन में ग्रो किया जाता है। तो अनियन जो है वो हाई हिल्स में मई से लेके अक्टूबर तक ग्रो की जाती है और खरीफ अनियन को हम लो हिल्स यानी कि प्लेन्स में ग्रो करते हैं और ये एक प्रॉफिटेबल वेंचर की तरह काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं पंजेंसी के बारे में। पंजेंसी इन अनियन किस वजह से रहती है? ड्यू टू एंजाइमेटिक एक्शन और रिएक्शन। जब कोई भी टिश्यू डैमेज होता है तो अनियन में पंजेंसी जो है वो कॉज होती है। पंजेंसी का मेजर रीजन है सल्फर। सल्फर एक ऐसा कंपाउंड है जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होने की वजह से भी पंजेंसी कॉज कर सकता है। मेजर कंपाउंड अनियन में पंजेंसी का एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड रहता है। देन कलर्स की बात करते हैं। अनियन में मेजरली 4 कलर्स पाए जाते हैं: वाइट, येलो, रेड एंड ब्राउन अनियन। जबकि रेड कलर अनियन की बात करें तो उसमें मुख्यतः एंथोसायनिन पिगमेंट पाया जाता है एंड येलो कलर के अनियन में क्वेसर्टीन पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से इनमें कलर जो है वो प्रेजेंट रहता है। बात करते हैं इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ अनियन। अनियन की ग्रीन लीव्स और इमेच्योर और मैच्योर बल्ब्स को जनरली रॉ पर्पज से यूज किया जा सकता है यानी कि दे कैन बी ईटन एज अ रॉ। देन these are used in the preparation of sauce, soups, seasoning of foods on account of special characteristics and pungency। यानी कि स्पेशल pungency और स्पेशल characteristics की वजह से हम इन बल्ब क्रॉप को सॉस, सूप और सीजनिंग पर्पज से यूज कर सकते हैं। देन these are also used in processed form यानी कि फ्लेक्स, पाउडर्स और पिकल्स पर्पज से भी अनियन और अदर बल्बस क्रॉप्स का यूज किया जाता है। देन अनियन की डायरेटिक प्रॉपर्टी होती है। दीज आर अप्लाइड ऑन ब्रूसेस यानी कि कटे हुए पोर्शन पे या फिर किसी ऐसे पोर्शन पे जहाँ पे वुंड हो उसे हील करने के पर्पज से भी अनियन का यूटिलाइज किया जा सकता है। देन इट रिलीव्स द हीट सेंसेशन। देन bulb juice is used as smelling on hysterical fits in faintness। So bulb का जो जूस रहता है पर्टिकुलरली उसे हिस्टेरिकल फिट्स यानी कि जिन लोगों को फिट्स की प्रॉब्लम रहती है या फेंटनेस पर्पज से भी यूज किया जा सकता है। देन दीज आर यूज टू रिलीव इंसेक्ट बाइट्स एंड सोर थ्रोट। सो results of investigation suggested that onion in the diet may play an important role in preventing the heart diseases and severe ailments। so onion का एक मेजर और important रोल रहता है। Then onions are specifically used in jaundice treatment, spleen enlargement and dyspeptic after cooking in vinegar। So these are the various medicinal uses of onion। Now in malarial fever यानी कि मलेरिया के फीवर के टाइम पे भी अगर अनियन को ट्वाइस अ डे रॉ पर्पज से यूज किया जाता है तब भी हम इसे मलेरिया को कंट्रोल कर सकते हैं इससे। देन दीज आर रोस्टेड अनियन मिक्सड विद क्यूमिन, शुगर कैंडी, बटर ऑयल आर डिमल्सेंट ऑफ ग्रेट बेनिफिट इन पाइल्स यानी कि पाइल्स की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए रोस्टेड अनियन को यूज किया जाता है अलॉन्ग विद क्यूमिन।
देन द एसेंशियल ऑयल्स जिसमें कि हार्ट स्टिमुलेंट पाया जाता है जो कि पल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करने में मदद करता है, एंड सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि हार्ट का जो प्रेशर है, हार्ट में पैदा होने वाला जो प्रेशर है आर्टरीज और वेन्स में, कोरोनरी फ्लोस में, उसे भी मेंटेन करने में मदद करता है, एंड स्टिमुलेट्स द इंटेस्टाइनल स्मूथ मस्कुलेचर एंड द यूट्रस. Then it reduces the blood sugar and has lipid lowering effect. So ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में और लिपिड्स के जो वैल्यू है उसे भी कम करने में अनियन का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है. बात करते हैं एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के बारे में, यानी कि किस तरह की सॉइल, क्लाइमेट, क्या प्रोपेगेटिंग मटेरियल है जो हम इन क्रॉप्स के लिए यूज करते हैं. तो सबसे पहले सॉइल के बारे में चर्चा करते हैं. सॉइल शुड बी फ्राइबल, फर्टाइल, वेल ड्रेन्ड एंड हैव एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ ह्यूमस, यानी कि ऐसी सॉइल्स जिसमें ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट ज़्यादा हो और बिल्कुल फर्टाइल सॉइल्स हों, और ऐसी सॉइल्स जहाँ पर पानी जो है बिल्कुल भी जो स्टैग्नेंट ना हो, यानी कि प्रॉपर ड्रेनेज हो वाटर की. ओनली एंड ओनली उसी तरह की सॉइल्स में हमें अनियन को ग्रो करना चाहिए. अदरवाइज अंडरग्राउंड बल्बस क्रॉप्स में और अनियन जैसी क्रॉप में बल्ब के जो खराब होने का जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं अगर वाटर स्टेग्नेशन ज़्यादा हो. देन अ हैवी सॉइल इज़ नॉट डिज़ायरेबल दैट बेक्स एंड क्रस्ट आफ्टर इरिगेशन, यानी कि हैवी सॉइल्स में भी हम अनियन की कल्टीवेशन नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वजह से भी जो बल्ब है उसकी प्रॉपर जो शेप है और क्वालिटी है वो भी नहीं बनेगी और डिग्रेड होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. देन कौन सी सॉइल्स हैं जो सुटेबल रहती हैं अनियन की कल्टीवेशन के लिए, तो सैंडी लोम और सिट लोम सॉइल्स को बेस्ट सूटेड सॉइल्स कहा जाता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ अनियन. देन सॉइल पीएच की बात करते हैं. 5.8 to 6.5 जो है सॉइल पीएच रहनी चाहिए, एंड इस तरह की सॉइल्स में अनियन को ग्रो किया जाना चाहिए जहां पर हाई एसिडिटी और एल्कलिनिटी हो. सो नेक्स्ट आता है क्लाइमेट. सो एक विंटर सीजन की क्रॉप है, यानी कि कोल्ड सीजन में इसे ग्रो किया जाता है, और एक माइल्ड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट रहती है जहाँ पे ना ज़्यादा टेम्परेचर हो और ना ही बिल्कुल कम टेम्परेचर हो. सो इस तरह के क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स को अवॉइड किया जाता है जो अनियन की कल्टीवेशन में हिंडर क्रिएट कर सकते हैं. देन प्लांट्स एट अर्ली स्टेजेस कैन विथस्टैंड द फ्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि अर्ली स्टेजेस ऑफ नर्सरी आप कह सकते हैं कि जो अनियन है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर को बियर कर सकता है. बट जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है सीड जर्मिनेशन के लिए वो लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है. सो लो टेम्परेचर अलॉन्ग विद शॉर्ट फोटो पीरियड्स इंपॉर्टेंट रहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, एंड high temperature along with long photo periods are suitable for bulb development. So दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टेम्परेचर पे सीड की जर्मिनेशन रहती है, यानी कि टेम्परेचर का क्या रोल है और फोटो पीरियड्स का क्या रोल है फॉर द अनियन क्रॉप. तो लो टेम्परेचर अलॉन्ग विद शॉर्ट फोटो पीरियड प्रोफोलीट्स द vegetative growth, and high temperature along with long photo periods proliferates the bulb development of onion crop. Then about the temperature requirement, यानी कि 13 to 21 degrees Celsius temperature for vegetative growth before the bulbing and 16 to 25 degrees Celsius for bulb development and 25 to 30 degrees Celsius for bulb maturation. So ये टेम्परेचर की रेंजेस बताई गई हैं. सबसे पहले वेजिटेटिव ग्रोथ से आपने स्टार्ट करना है, यानी कि 13 से लेके 21 डिग्री, और उसके बाद बल्ब की डेवलपमेंट के लिए जो टेम्परेचर है. देन आफ्टर द बल्ब डेवलपमेंट फॉर द बल्ब मैच्योरेशन. द लो टेम्परेचर यानी कि लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होता है एक लंबे समय के लिए किसी भी बल्ब क्रॉप में, तो बोल्टिंग यानी कि सीड स्टॉक की फॉर्मेशन हो सकती है, जो कि एक डिजायरेबल फीचर नहीं है इफ वी आर नॉट गोइंग टवर्ड्स द सीड प्रोडक्शन. देयर आफ्टर लो टेम्परेचर of about
10 to 15 degrees Celsius is required for seed stock initiation. Yes, अगर ऐसी क्रॉप्स जहाँ पर हम अनियन की क्रॉप से सीड प्रोडक्शन की ओर जा रहे हैं, डायरेक्ट फ्रॉम सीड टू सीड, वहाँ पर टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग 10 to 15 डिग्री सेल्सियस होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. देन हाई टेम्परेचर होगा तो जैसे कि 18 to 20 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर जा रहा है तो बोल्टिंग की जो समस्या है या बोल्टिंग नहीं होगी प्लांट्स में अंडर द शॉर्ट डे और इवन द लॉन्ग डेज अलॉन्ग विद हाई टेम्परेचर. देयर आफ्टर लॉन्ग डे वेराइटीज़ के बारे में बात करते हैं और शॉर्ट डे वेराइटीज़ के बारे में बात करते हैं. तो लॉन्ग डे वेराइटीज़ में बल्ब्स डू नॉट फॉर्म एंड शॉर्ट डेज वेराइटीज़ में बल्ब की फॉर्मेशन हो सकती है इफ़ दीज वेराइटी आर प्लांटेड अंडर द लॉन्ग डेज एंड विल डेवलप द बल्ब्स ऑल्सो. देन फोटो पीरियड. फोटो पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी बल्बस क्रॉप के लिए, क्योंकि बल्ब की फॉर्मेशन जनरली लॉन्ग डे कंडीशंस में ही नॉर्मली पाई जाती है. सो जितने भी कल्टीवार्स हैं उनके लिए डे लेंथ की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. सो फोटो पीरियड एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है अनियन में, यानी कि किसी भी कल्टीवार के लिए डिपेंड करता है मिनिमम डे लेंथ कितनी होनी चाहिए बल्ब फॉर्मेशन के लिए, जो कि क्रिटिकल वैल्यू जिसे हम कहते हैं. क्रिटिकल वैल्यू का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस फॉर द बल्ब इनिशिएशन. सो द सो कॉल्ड शॉर्ट डे कल्टीवार, इसीलिए हम इन्हें शॉर्ट डे कल्टीवार्स कहते हैं, यानी कि ऐसे कल्टीवार्स जो क्रिटिकल वैल्यूज से पास हो सकते हैं एंड बल्ब फॉर्मेशन को इनिशिएट कर सकते हैं एंड विल गो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बल्ब्स एंड द कंटिन्यूड बल्ब फॉर्मेशन अंडर द लॉन्ग डे कंडीशंस. सो कॉन्ट्रोवर्सली अगर हम बात करते हैं लॉन्ग डे कल्टीवार्स की, तो लॉन्ग डे कल्टीवार्स विल नॉट बी एबल और टू इनिशिएट द बल्ब फॉर्मेशन अनलेस इट्स लॉन्गर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ फोटो पीरियड इज रीच. सो कन्वर्सली ये है कि अगर लॉन्ग डे कल्टीवार्स को हम ग्रो कर रहे हैं तो उनमें बल्ब की जो फॉर्मेशन है वो नहीं होगी अनलेस और अनटिल एक फोटो पीरियड लेवल तक, यानी कि क्रिटिकल वैल्यू तक, जब कि वो बल्ब की या कोई भी वैरायटी जो है अनियन की रीच नहीं करती है. सो इफ onion plants are kept under short day conditions, they continue for grow for over 3 years without bulbing. So here is the conclusion regarding the photo period. It means कि high percentage of non-bulbous plants अगर हमें चाहिए किसी भी particular cultivars के, तो उस cultivar की जो day length है और यानी कि photo period की जो day length है उस पे expose किया जाए अगर हमें बल्बिंग की नेसेसिटी नहीं है. देन बल्ब जो है प्री मैच्योर हो सकते हैं जब किसी कल्टीवार की जो डे लेंथ है वो लॉन्गर रहती है एज कंपेयर टू द बल्बिंग जो कि रिक्वायर्ड डे लेंथ है फॉर द बल्ब साइज और बल्ब की प्रोडक्शन के लिए. तो अगर रिड्यूस्ड बल्ब साइज और लो यील्ड पाई जा रही है तो इट मीन्स कि जो बल्ब हैं वो प्री मैच्योर हो चुके हैं और जो कल्टीवार्स हैं उन्हें एक्सपोज किया गया है ऐसी डे लेंथ में जो कि लॉन्गर है दैन द रिक्वायर्ड बल्बिंग. सो इस तरह की केयर को या फिर इस तरह की अप्रोप्रिएट केयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती है किसी भी अनियन के कल्टीवार के लिए. सो हियर आर द रिकमेंडेड अनियन कल्टीवार्स. इन केस ऑफ कॉमन और बिग अनियन यानी कि राबी अनियन की बात करें तो रेड कलर की वेराइटीज़ में एग्रीफाउंड डार्क रेड इंपॉर्टेंट वेराइटी है एंड एग्रीफाउंड लाइट रेड जो कि मुख्यतः ग्रो की जाती हैं बाय द फार्मर्स. देन एग्री निकेतन, अर्का प्रगति, हिसार 2 हैंड, कल्याणपुर राउंड, रेड राउंड, N241, पंजाब रेड, पंजाब सिलेक्शन, पूसा माधवी विच इज़ गुड फॉर स्टोरेज, पूसा रत्नार, पूसा रेड, उदयपुर 101, 103 एंड VL3. देन खरीफ अनियन में वेराइटीज़ हैं अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, बसवंत 780, N53 अर्का निकेतन which can be also grown in late kharif or in the March month.
Then white skinned varieties, specifically Pusa white flat, Pusa white round, and 25791, Punjab 48 and Udaipur 102. Thereafter, yellow skinned varieties, brown Spanish, which is for the long day varieties suitable for growing in hills, early grano, good for salad and suitable for green onions, यानी कि लॉन्ग डे वैरायटी है ब्राउन स्पेनिश, जिसे कि मुख्यतः हिल्स में ग्रो किया जाता है. तो काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है JRF और SRF के एग्जाम्स में कि विच इज़ द लॉन्ग डे वैरायटी ऑफ अनियन अमंग ऑल दीज. तो ब्राउन स्पेनिश एक येलो कलर्ड की येलो स्किन्ड वैरायटी है जिसे कि मुख्यतः हिल्स में ग्रो किया जाता है. देन मल्टीप्लायर अनियन में एग्रीफाउंड रेड CO1 C2 विच इज रेजिस्टेंट टू पर्पल ब्लॉच CO3, रेजिस्टेंट टू थ्रिप्स CO4, मॉडरेटली रेजिस्टेंट टू थ्रिप्स एंड MTU1. देन स्मॉल अनियंस में एग्रीफाउंड रोज जिसे कि पिकलिंग टाइप पे यूज़ किया जाता है और ये वैरायटी काफ़ी सुटेबल है एक्सपोर्ट पर्पज से. एंड अर्का बिंदु ऑल्सो अ स्मॉल अनियन वैरायटी. Now here are the cultivars which are suitable for growing in Himachal Pradesh. Then Patna red and 53. Agrifound dark red, brown Spanish and DPO1. So DPO1 जो है एक वैरायटी है जो कि पाइपलाइन वैरायटी जिसे हम कह सकते हैं. Then Patna red. These are the pictures of two different varieties, DPO1 and Patna red. Then the planting time under the Indian conditions, time of sowing, time of transplanting and the harvesting time of different varieties of onion under the different regions of इंडियन कंडीशंस. सो नॉर्थ इंडियन की बात करते हैं तो रेनी सीजन और खरीफ अनियन में जिस वेराइटीज़ को ग्रो करेंगे उसका टाइम ऑफ सोइंग रहेगा मई जून to July. Time of transplanting July to August, mid of August, and harvesting is from November to December. Then winter October to November में जनरली हम रबी सीजन की क्रॉप को लेते हैं अनियन की और उसका जो टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग रहता है वो है दिसंबर टू जनवरी एंड हार्वेस्टिंग टाइम इज मई टू जून. Thereafter in Maharashtra and some parts of Gujarat, rainy season में May, June and July, August transplanting and harvesting time is October to December. So here you can see the different time periods and along with the different in conditions जहाँ पर अलग अलग सोइंग टाइम है खरीफ एज वेल एज रबी सीजन की क्रॉप के लिए एंड द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग वेरीड अकॉर्डिंगली एज वेल एज द हार्वेस्टिंग टाइम. सो यू कैन सी कि अनियन को मेजरली हम 7 to 8 months तक जो है उस क्रॉप को ले सकते हैं एंड वी कैन fetch a good return under the Indian conditions. So about the nursery sowing and transplanting time in हिमाचल प्रदेश में बात करें तो नर्सरी सोइंग लो हिल्स में मिड नवंबर जो कि पॉली हाउस में दी जाती है और इसका ट्रांसप्लांटिंग टाइम दिसंबर टू जनवरी. खरीफ अनियन को हम जून जुलाई में सो करते हैं एंड जुलाई टू अगस्त ट्रांसप्लांटिंग की जाती है. सो सीडलिंग्स जो हैं जनरली 8 से 10 वीक में तैयार हो जाती हैं अनियन की और जो सीडलिंग्स रहती हैं उन्हें हम 15 से 20 सेंटीमीटर की लेंथ अटेन करने के बाद ही ट्रांसप्लांटिंग करते हैं मेन फील्ड में. सो मिड हिल्स की बात करें तो मिड हिल्स में जो सोइंग रहेगी मिड अक्टूबर से मिड नवंबर एंड ट्रांसप्लांटिंग टाइम इज दिसंबर. देन हाई हिल्स में बात करें हाई हिल्स में जो है हाई हिल्स में अगर बात करें तो नर्सरी सोइंग जो है अप्रैल एंड मई जून रहता है. देन अबाउट द सीड रेट. सीड रेट जो है लगभग 10 से 8 kg 8 से 10 kg पर हेक्टेयर एंड अबाउट द सेट्स यानी कि इस जो क्रॉप है इसे जनरली हम सेट्स के थ्रू ही
प्रिपेयर करते हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर की क्रॉप है, जो स्मॉल ड्राई अनियन के बल्स रहते हैं जो प्रीवियस ईयर में प्रोड्यूस किए जाते हैं, उन्हीं बल्स को हम ग्रो करके, यानी कि उन्हीं को मैच्योर करके 3 to 4 वीक्स अर्लियर जब वो मैच्योर होने लगते हैं और दे ट्राई टू गेट अ गुड और हाई यील्ड दैन दैट ऑफ द सीडेड अनियन। यानी कि अगर हम सीड के थ्रू ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो क्रॉप जो है इजीली अटेन की जा सकती है विद इन 3 to 4 वीक्स, और कमर्शियली हम यूज़ करते हैं अर्ली ग्रीन अनियंस को टू प्रोड्यूस द bulb production or to produce the dry bulb production. Then spacing 15 सेंटीमीटर रो से रो और 5 से 8 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट। ट्रांसप्लांटिंग जो है जनरली रिजेस पे की जाती है, जो कि आइडियल टाइम रहता है खरीफ अनियन की क्रॉप के लिए। देन पार्शियल प्रूनिंग की जाती है, यानी कि पार्शियल प्रूनिंग ऑफ टॉप इज डन इन ओवर रेज्ड टॉल सीडलिंग्स टू ऑगमेंट द स्टैंड ऑफ द क्रॉप, जिसकी वजह से हमें क्रॉप में जो प्लांटिंग है उसकी कन्वीनियंस प्रॉपरली हो सकती है। सो सॉइल प्रिपरेशन एंड ट्रांसप्लांटिंग। सॉइल प्रिपरेशन यानी कि जो अनियन है उसे हम वेल पल्वराइज्ड सॉइल में ही प्रिपेयर करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। देन देयर आफ्टर प्लोइंग जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन रहता है, यानी कि प्लोइंग में जो पहले की सॉइल है उसे टर्न किया जाता है। लगभग 4 से 5 प्लोइंग्स इंपॉर्टेंट रहती है। प्लोइंग से क्या होगा कि जितना भी सॉइल के अंदर जो इंसेक्ट्स है या डिजीजेस का प्रोलिफरेट होने का खतरा है वो कम हो सकता है, क्योंकि उस तरह का जो हार्मफुल जो पैथोजन है वो एक्सपोज हो जाएगा टुवर्ड्स द सन कंडीशंस। एंड प्रॉपर लेवलिंग देयर आफ्टर इम्पॉर्टेंट रहता है सॉइल प्रिपरेशन में। जनरली हम फ्लैट बेड पे अनियन को प्रिपेयर करते हैं एक्सेप्ट खरीफ अनियन, क्योंकि खरीफ अनियन को हम जून जुलाई में ले रहे हैं। इट मीन्स कि रेनी सीजन है, सो वी गो फॉर द रिजिस प्लांटेशन। देन ट्रांसप्लांटिंग को जनरली लेट आफ्टरनून में किया जाता है। तब बात करते हैं मैन्योर ऑफ फर्टिलाइजर्स की, जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बल्बस क्रॉप में। सो फुल डोज ऑफ FIM यानी कि 250 क्विंटल पर हेक्टर FIM एंड फॉस्फोरस अलॉन्ग विद पोटाशियम एंड 1/2 ऑफ नाइट्रोजन को हम जनरली टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग के एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग जो है वो अप्लाई करेंगे। देन जितना भी रिमेनिंग पार्ट रहेगा नाइट्रोजन का उसे हम एज अ टॉप ड्रेस करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में। देन अनियन में सल्फर का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि सल्फर क्वालिटी और पंजेंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सो वी कैन ऑल्सो गो फॉर द सप्लाई ऑफ कैल्शियम सल्फेट एट द रेट ऑफ 20 kg पर हेक्टेयर रेशो। देन वीड कंट्रोल। अनियन को जनरली एज अ शैलो रूटेड क्रॉप लिया जाता है। इट मीन्स कि ज़्यादा लंबी रूट्स नहीं रहती और क्लोजली प्लांटेशन की जाती है। सो हैंड वीडिंग जो है एक डिफ़िकल्ट पार्ट कम रह जाता है, क्योंकि उसमें डैमेज क्रॉप का जो डैमेज है वो ज़्यादा रहता है। सो वी गो फॉर द केमिकल वीडीसाइड्स अलॉन्ग विद द वन हैंड वीडिंग एट द प्रॉपर और द क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस। सो क्रिटिकल पीरियड क्रॉप और वीड की कंपटीशन का कब रहता है? जब क्रॉप को हम सोइंग करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उसके लगभग 4 से 8 वीक। सो इस दौरान हम एलाक्लोर जैसे कि लासो एंड पेंटीमेथलिन जिसे कि स्टॉम्प के नाम से जाना जाता है, उससे हम सप्लाई कर सकते हैं अलॉन्ग विद द वाटर एट दीज डिफरेंट कंसंट्रेशंस बिफोर द ट्रांसप्लांटिंग, सो दैट कि जो वीड्स से होने वाली प्रॉब्लम है, वीड्स से होने वाली इन्फेस्टेशन है, उसे कम किया जाए। देन 3 वीडिंग्स आर सफिशिएंट टू हार्वेस्ट द इकोनॉमिक क्रॉप, यानी कि 3 वीडिंग्स जो है इंपॉर्टेंट रहती है कि अगर हमें क्रॉप से ज़्यादा कमर्शियल पॉइंट पे इकोनॉमिक्स या एक अच्छा रिटर्न लेना है, सो वी विल गो फॉर 30, 50 और 75 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के बाद हम हैंड वीडिंग्स पे जा सकते हैं। देन इरिगेशन,
यानी कि कब कब पानी की ज़रूरत पड़ेगी अनियन की क्रॉप के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है और केयरफुली हमें इस क्रॉप को इरिगेट करना पड़ता है, बीइंग अ शैलो रूटेड क्रॉप। सो वाटर रिक्वायरमेंट एक इनिशियल ग्रोथ पीरियड पे जो है वो लेस रहती है एज कम्पेयर टू लेटर ग्रोथ स्टेजेस, यानी कि जैसे जैसे क्रॉप की जो एज है वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें क्रॉप को इरिगेट करना पड़ेगा। सो इरिगेशन जो है लगभग 10 से 15 दिनों के इंटरवल में की जाती है अलॉन्ग विद द कूल वेदर, और एक वीकली इंटरवल पे की जा सकती है। देन बल्ब फॉर्मेशन और बल्ब एनलार्जमेंट, दो तरह की स्टेजेस रहती हैं जहां पर क्रिटिकल वाटर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत रहती है, यानी कि इनसफिशिएंट मॉइस्चर रहेगा तो वो भी बल्ब की जो ग्रोथ है उसे स्लो डाउन कर सकता है, जिसकी वजह से रॉटिंग हो सकती है। सेकेंडली, अगर ड्राई स्पिल रहता है दैट मे आल्सो कॉज द स्प्लिटिंग ऑफ द आउटर स्केल्स। जनरली 10 से 12 इरिगेशंस दी जाती है रबी सीजन में, और अगर टॉप मैच्योर हो रहा है और स्टार्टिंग टू फॉल डाउन तो हमें उस टाइम जो है इरिगेशन को स्टॉप करना पड़ता है। देन ग्रोइंग ऑफ खरीफ अनियंस बाय द सेट्स। सो अनियन सेट्स जनरली स्मॉल बल्ब्स रहते हैं जो कि लास्ट ईयर की क्रॉप है उससे लिए जाते हैं। अनियन सेट्स का जो साइज है, सेट्स की बात कर रहे हैं, स्मॉल बल्ब्स हैं तो इट मीन साइज 0.25 से लेके 1 इंच डायमीटर तक रहेगा, और सेट्स एज अ प्रोपगेटिंग मटेरियल यूज किए जाएंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ड्राई बल्ब्स और द बंचिंग टाइप ऑफ अनियंस। सो वेराइटीज जो रिकमेंड की जाती हैं खरीफ अनियन के लिए और जिसके सेट्स को यूज किया जाता है वो है N53, जो कि एक सफिशिएंट नंबर ऑफ सेट्स को प्रोवाइड कर सकती हैं टू प्लांट 1 हेक्टेयर एरिया। देन सोइंग ऑफ सीड इज डन ड्यूरिंग द एंड ऑफ जनवरी और बिगिनिंग ऑफ फरवरी में जो लेफ्ट प्लांट्स रहते हैं उन्हें एज अ सेम प्लेस जो है रिटेन किया जाता है टिल द मंथ ऑफ अप्रैल। So here you can see the sets of variety N53 जिन्हें की ड्राई बल्ब्स की प्रोडक्शन के लिए या फिर बंचिंग टाइप अनियन के लिए यूटिलाइज किया जाता है। देन अप्रैल के मंथ्स में इन्हें हम सेट्स को प्लांट करेंगे एट द क्लोजेस्ट स्पेसिंग, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, और इन्हीं सेट्स को या इन्हीं प्लांट्स को अपरूट किया जाएगा, इनके टॉप को रिमूव किया जाएगा। The sets having this much size यानी कि 1.5 to 2 centimeter diameter size and of disease free sets are only stored until the end of the July months, यानी कि ये रिक्वायरमेंट है कि किस तरह से अनियन के सेट्स की सिलेक्शन की जाएगी। देन अबाउट ओनली 10 क्विंटल सेट्स को ही हम लेंगे क्योंकि 1 हेक्टेयर एरिया के लिए 10 क्विंटल सेट्स आर सफिशिएंट टू प्रोड्यूस द ड्राई अनियंस और द अनियंस विद द bunches or you can say the bunch onions. So sets are generally planted at 10 centimeter apart in rows and on ridges 35 to 45 centimeter because ridges पे grow कर रहे हैं क्योंकि ये खरीफ अनियन की जो सेट्स हैं। सो सेट्स को जनरली हम जुलाई से अगस्त में ट्रांसप्लांट करेंगे टू गेट एन अर्ली क्रॉप, जिसे कि हम नवंबर के मंथ में इजीली ले सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ सम अनयूजुअल अनियंस हैं जिन्हें मल्टीप्लायर अनियन, पोटैटो अनियन के नाम से जाना जाता है, देन इजिप्शियन अनियन और ट्री अनियन, देन पिकलिंग अनियन और पर्ल अनियन। तो मल्टीप्लायर अनियन में बात करें जिसे हम एग्रीगेटम के नाम से जानते हैं, जिसमें मल्टीपल टॉप्स रहेंगे जो कि स्मॉल अनियन बल्ब्स को प्रोड्यूस करेंगे। इजिप्शियन अनियन और ट्री अनियन जिसे कि प्रोलिफेरम ग्रुप से नाम जाना जाता है, जो कि बल्बलेट्स को प्रोड्यूस करते हैं एट द टॉप ऑफ द स्टॉक इंस्टेड ऑफ फ्लावरिंग। सो पिकलिंग अनियन और पर्ल अनियन जो कि स्मॉल बल्ब्स को प्रोड्यूस करेंगे, जो जिन्हें हम पिकल और यूज एज ए स्मॉल कॉन्डिमेंट्स की तरह यूज कर सकते हैं। देन हार्वेस्टिंग यानी कि अनियन के जो बल्ब्स हैं वो रेडी हो जाते हैं फॉर द ड्राई बल्ब्स हार्वेस्टिंग जब जो ड्रॉप है वो ड्राई अप हो जाए एंड बल्ब्स आर स्टिल मैच्योर, जिसे कि नेक फॉल स्टेज भी कहा जाता है। देन हार्वेस्टिंग अगर इस स्टेज पे की जाती है तो एक हाई यील्ड और एक लॉन्गर स्टोरेज लाइफ को अटेन किया जा सकता है विद अ मिनिमम और लेस इंसिडेंस ऑफ मैनी टाइप ऑफ डिजीजेस। सो ग्रीन अनियन को हम जनरली हार्वेस्ट करेंगे टाइम टू टाइम व्हेन दे रीच द पेंसिल साइज अप until the bulbing begins. Then
मैच्योरिटी को या मैच्योरिटी प्रोसेस को लंबा करने के लिए जो टॉप्स हैं उन्हें रोल डाउन किया जा सकता है विद अ लाइट वेट रोलर, एंड अबाउट 10% टॉप्स जो हैं जब नेचुरली फॉल डाउन कर जाएंगे तभी हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं, सो दैट कि जो अनियन है, अनियन के बल्ब्स हैं, उनकी मैच्योरिटी के प्रोसेस को लंबा किया जा सके. Then, after harvesting, results in thick-necked bulbs, sunken, and also with the poor storage life. So, late harvesting पे अगर हम late harvesting कर रहे हैं bulbs की, तो thick-necked bulbs, sunken bulbs और poor storage life bulbs produce कर सकते हैं. And these bulbs are desirable to leave only 1.5 to 2 centimeter top attached to the bulb as it helps to close the neck and reduces the storage life. So, इस तरीके से हम बल्ब्स को ले सकते हैं और उनकी स्टोरेज लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं. देन यील्ड, रबी क्रॉप में लगभग 250 से लेके 300 क्विंटल यील्ड रहती है और खरीफ अनियन की 200-250 क्विंटल्स पर हेक्टेयर. क्योरिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस रहता है, यानी कि ड्राइंग, जिसमें कि एक्सेस ऑफ मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है आउटर स्किन से और फ्रॉम द नेक ऑफ द अनियन, जिसकी वजह से हम इन डिजीजेस का जो होने वाला इन्फेक्शन है या उससे होने वाला इन्फेक्शन डिजीजेस से रह सकता है उसे कम कर सकते हैं. दूसरा, मॉइस्चर को कम किया जा सकता है विद द मिनिमम श्रिंकेज के साथ, एंड एडिशनल मेजर्समेंट भी की जा सकती है सो दैट एक स्किन के कलर में डेवलपमेंट की जाए. देन फील्ड हीट को रिमूव किया जा सकता है, जिसकी वजह से अनियन की जो स्टोरेज लाइफ है उसे इम्प्रूव किया जा सकता है. देन बल्ब्स को जनरली हम क्योर करते हैं या तो ओपन फील्ड कंडीशंस में या फिर शेडी कंडीशंस में और बाय अदर मीन्स जैसे कि आर्टिफिशियल मीन्स से भी क्योरिंग की जा सकती है. देन onions are considered cured when neck is tight and the outer scales are dried until they rustle. यानी कि अनियन को जो है क्योरिंग तभी कंसिडर होगी जब उसकी नेक फॉल डाउन कर जाएगी और जो आउटर स्केल्स हैं वो ड्राई अप हो जाएंगे. एक असेंशियल प्रैक्टिस रहती है क्योरिंग जो कि लगभग 2 से 3 वीक खरीफ क्रॉप की बात करें अलॉन्ग विद द ड्रॉप्स की जाती है, और जब टेम्परेचर जो है विंटर्स में बहुत लो रहता है. और इन विंटर क्रॉप्स में बल्ब्स को क्योरिंग की जाती है लगभग 3 से 5 दिनों के लिए अलॉन्ग विद द विंड्रो मेथड, एंड cured in the shade for 7 to 10 days to remove the field heat. Field heat में excess of moisture को remove किया जाता है so that soil जो soil से moisture जो आपकी crop में introduce हुआ है उसे कम करके storage life को improve किया जाए और better quality bulbs को attain किया जाए. Then bulbs को artificially भी cure किया जा सकता है by passing the hot air at a 46 degrees Celsius or for 16 hours when the temperature is very low. नेक्स्ट ऑप्शन रहता है शेडिंग. शेडिंग से क्योरिंग इम्प्रूव की जा सकती है. इट मीन्स क्योरिंग इम्प्रूव करने का मतलब है कि बल्ब के कलर को इम्प्रूव किया जा सकता है. दूसरा, जो रिड्यूस्ड लॉसेस हैं ड्यूरिंग द स्टोरेज प्रोसेस उसे भी कम किया जा सकता है. देन बात करते हैं स्टोरेज के बारे में. स्टोरेज यानी कि अनियन बल्ब्स को कब तक स्टोर किया जा सकता है? लगभग 2 महीने तक. प्रॉपर स्टोरेज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इसमें टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, जिसकी वजह से जो स्प्राउटिंग है उसे रिड्यूस कर सकते हैं. अगर ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो स्प्राउटिंग अर्ली रहेगी, तो इट मीन्स वो स्टोरेज लाइफ को डैमेज कर सकता है. देन एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल स्टोरेज क्या रहते हैं? सबसे पहले वेंटिलेशन यानी कि इन यूनिफॉर्मली लो टेम्परेचर. देन ह्यूमिडिटी, प्रॉपर मैच्योरिटी, optimum application of fertilizers, freedom from diseases, insect and pest. सेकेंडली, बल्ब्स को हम जनरली स्पेशल हाउसेस में स्टोर करते हैं यानी कि थैश रूफ या फिर जहाँ पर साइड से बैम्बू स्टिक से कवरिंग की गई हो फॉर द प्रॉपर एयर सर्कुलेशन. देन पीरियोडिकल टर्निंग इंपॉर्टेंट रहता है. देन लॉसेज इन द रेंज ऑफ लगभग 25 से 60% तक लॉसेस हो सकते हैं अगर स्टोरेज के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है. देन कोल्ड स्टोरेज में लगभग 4 to 6 डिग्री सेल्सियस पर स्टोरेज की जा सकती है अलॉन्ग विद द 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स में कम रहती है, यानी कि उन वेजिटेबल्स की जो स्टोरेज लाइफ है उन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है और उनमें बोट्राइटिस रॉट, मोल्ड जैसी जो प्रॉब्लम है उन्हें रिड्यूस किया जा सकता है.
देन अबाउट सम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, सबसे पहले बोल्टिंग की बात करते हैं. दिस इज द सीड स्टॉक फॉर्मेशन, यानी कि बल्ब फॉर्मेशन के टाइम पर सीड स्टॉक फॉर्मेशन हो जाए जो कि हमारे बल्ब की प्रोडक्शन को इफेक्ट करेगी, तो दैट मीन्स बोल्टिंग है. बोल्टिंग का जो पॉसिबल रीजंस है वो है ट्रांसप्लांटिंग ऑफ एज्ड सीडलिंग. देन सेकेंड जो पॉसिबल रीजन है अर्ली सोइंग ऑफ सीड्स इन द नर्सरी बेड्स विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल सेट्स. देन लेट ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग्स. आफ्टर दैट अगर पुअर वेजिटेटिव ग्रोथ है तो उसकी वजह से भी बोल्टिंग हो सकती है. शार्प फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एट द बल्ब इनिशिएशन स्टेज, यानी कि टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बल्ब की फॉर्मेशन के लिए. सो इट मे बी द कॉज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, मे बी द कॉज ऑफ बोल्टिंग. देन लो टेम्परेचर 10 to 12 degrees Celsius and poor supply of nitrogen in the nursery as well as in the field. So मैनेजमेंट इस तरह से की जाए कि जो क्रॉप है उसके टाइम ऑफ प्लांटिंग को एडजस्ट किया जाए सो दैट मॉडरेट टेम्परेचर के टाइम ही बल्ब को एक्सपोज किया जाए पर्टिकुलरली फॉर दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर. देन सोइंग प्रॉपर टाइम पे की जाए. ट्रांसप्लांटिंग ओल्ड एज सीडलिंग्स को अवॉइड किया जाए ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए और एक अच्छी सप्लाई की जाए नाइट्रोजन की. नेक्स्ट रहता है स्प्राउटिंग. स्प्राउटिंग एक इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है जो अनियन और गार्लिक जैसी क्रॉप में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस क्रिएट कर सकता है. और स्प्राउटिंग जो है, स्प्राउटिंग का मतलब है जब एक्सेसिव मॉइस्चर रहेगा मेच्योरिटी के टाइम और सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन ज़्यादा रहेगी तो उस क्रॉप में स्प्राउटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को पाई जाएगी. तो हियर यू कैन सी द स्प्राउट्स इन केस ऑफ अनियन. सो मैनेजमेंट है, सबसे पहले टाइम ऑफ प्लांटिंग को एडजस्ट किया जाए. देन स्टॉपेज ऑफ इरिगेशन जैसे ही बल्ब मैच्योरिटी है. देन मैलिक हाइड्रोजाइड बोरेक्स का यूज़ कर सकते हैं प्रायर टू हार्वेस्टिंग टू अवॉइड बोल्टिंग. देन डिजीजेस, पर्पल ब्लॉच, मैं इंपॉर्टेंट डिजीजेस की बात करूंगी. सबसे पहले पर्पल ब्लॉच अल्टरनेरिया पोराई की वजह से रहती है जिसका जो फेवरेबल टेम्परेचर है, आप कह सकते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, वो लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 to 90% रहती है. तो सबसे ज़्यादा जो बोल्टिंग जो पर्पल ब्लॉच की प्रॉब्लम पाई जाती है तो खरीफ अनियंस में ज़्यादातर रहती है एज़ कम्पेयर टू राबीज. सो क्या इसके सिम्टम्स रहेंगे? स्मॉल, आप देख सकते हैं स्मॉल संकन टाइप के एक वाइट फ्लैक्स आपको लीव्स के ऊपर देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विद द फ्लावर स्टॉक. और इसके अगर बीच के पोर्शन को देखा जाए तो वो पर्पल कलर का रहेगा, इसकी वजह से इसे पर्पल ब्लॉच का नाम दिया जाता है. देन डेड पैचेस के फॉर्म में ये ब्लॉच आपको अपीयर होंगे लेटर स्टेजेस में. बल्ब क्रॉप में जो इसकी इंटेंसिटी है वो 5 से 25% हो सकती है. अल्टरनेरिया पोराई की जो क्रॉप को अफेक्ट कर सकती है मेजर क्रॉप को और सीड क्रॉप को जनरली अफेक्ट करती है एट द रेट ऑफ लगभग 45% तक. और ये डिजीज़ जो है अगर अप्रैल में डेवलप हो रही है तो लीव्स और स्टेम फॉल डाउन हो जाएंगे जो एक सीरियस कंस्ट्रेंट रहता है अनियन के सीड प्रोडक्शन में, स्पेसिफिकली इन इंडियन कंडीशंस में. तो कैसे मैनेजमेंट की जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए पर्पल ब्लॉच का जो कि सीजनल एक मेनास है अनियन की कल्टीवेशन के लिए. सो सबसे पहले समर प्लोइंग, देन डायथिन M45 का इफेक्टिव रोल है, मैनकोजेब और इको फ्रेंडली मेथड्स यानी कि पाल्मरोज ऑयल को यूज़ कर सकते हैं हम. 2 स्प्रे कर सकते हैं पाल्मरोज ऑयल की जब अपीयरेंस हो इस क्रॉप में पर्पल ब्लॉच की, दूसरा 15 दिन के बाद. देन स्टेम फाइलम ब्लाइट. स्टेम फाइलम ब्लाइट अनियन की लीफ पे देखी जा सकती है या फिर स्टॉक पे. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ स्टेम फाइलम ब्लाइट. ब्लाइट्स का सिम्टम होगा पेल ऑरेंज स्पॉट्स, बहुत ही स्मॉल रहेंगे और स्ट्रिक्स डेवलप होंगी मिडल ऑफ द लीफ पे और फ्लावर स्टॉक पे. तो इसे कंट्रोल करने के लिए डायथिन M45 का यूज़ किया जाता है अलॉन्ग विद द ट्रिटॉन स्टिकर्स के साथ सो दैट इस डिजीज़ को कंट्रोल किया जाए. देन बेसल रॉट फ्यूजेरियम फंगस की वजह से पाई जाती है जिसमें बेसल रॉट जो है एक कॉमन जो इसमें सिम्टम्स रहेंगे वो होंगे विल्टिंग और रैपिड ड्राइंग ऑफ द लीव्स फ्रॉम द टॉप. हियर यू कैन सी. देन
लेटरली मोस्ट ऑफ द रूट क्रॉप्स में ये प्रॉब्लम पाई जाती है जो कि रूट्स को रॉट करेगी। देन बल्ब्स जो हैं सॉफ्ट स्टिकी बन जाएंगे और वाटरी डिके होने की वजह से पूरे के पूरे बल्ब को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल can be achieved by flooding in non-growing seasons। यानी कि non-growing season में जब इस क्रॉप में इफेक्टिव फ्लडिंग अप्लाई करेंगे तो फ्यूजेरियम या फिर आप कह सकते हैं इस डिजीज़ के कॉजल ऑर्गेनिज्म को हम जड़ से उखाड़ सकते हैं, तो यानी कि रूट से बिल्कुल ही वैनिश कर सकते हैं। तो पटना रेड या फिर आप कुछ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को यूज़ करें जैसे पटना रेड N2571 उदयपुर 103। देन डाउनी मिल्ड्यू स्पेसिफिकली पर्नोस्पोरा डिस्ट्रक्टर कॉजल ऑर्गेनिज्म रहेगा। तो डाउनी मिल्ड्यू डेवलप होगी जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी जिस एरिया में यानी कि सरफेस ऑफ लीफ और फ्लावर स्टॉक पे। तो वॉयलेट कलर की फंगस आपको देखने को मिलेगी अलॉन्ग विद द पेल ग्रीन और येलो कलर के एक अपीयरेंस के साथ जो सीड स्टॉक को कोलैप्स कर सकती है। तो बल्ब्स तो इफेक्ट होंगे ही होंगे, बट जो लीव्स हैं लीव्स में श्रिवलिंग हो सकती है और एक गंदी सी स्मेल जिसे एम्बर स्मेल्स के नाम से जाना जाता है वो भी डेवलप हो सकती है। तो कॉमन इसके जो सिम्टम्स रहेंगे विल्टिंग, rapid drying of leaves from the tips as the plants approach the maturity, then roots turn pinkish। later on जो most of the roots हैं उनमें rotting की problem हो सकती है और जो bulbs हैं वो soft हो सकते हैं and एक कुछ semi watery decay के एक smell को दे सकते हैं जिसकी वजह से जो बल्ब है बल्ब की क्वालिटी डिग्रेड होगी। देन मैनेजमेंट एंड हाउ टू मैनेज द डाउनी मिल्ड्यू। सबसे पहले क्रॉप रोटेशन, good weed control, proper hygiene in the field, then removal of primarily infected onion plants and spray of 0.2% of Zinum। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है अनियन स्मट। अनियन स्मट एक सॉइल बॉर्न डिजीज है और स्मट जो है लीव्स को इफेक्ट करेगी, लीव्स की बेंडिंग हो जाएगी डाउनवर्ड जिसे कि एबनॉर्मल बेंडिंग भी कहा जा सकता है और कुछ थिकन्ड एरिया हो जाएगी यानी कि बेस से जो अनियन का बल्ब है वो थिकनिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। सो इस तरह की क्रॉप को अगर हमें सेव करना है तो सीड ट्रीटमेंट इफेक्टिव रहेगा विद आर्सन बिफोर सोइंग या फिर सॉइल का ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद द थीरम विद अ मेथेकोल स्टिकर के साथ। देन इंसेक्ट पेस्ट, थ्रिप्स एक इम्पॉर्टेंट मेजर इंजूरियस पेस्ट है अनियन और गार्लिक पे जो इसकी लीव से सैप को सक कर सकता है और यानी कि सैप को ड्रेन आउट कर लेगा तो जो एडल्ट्स होंगे वो मेन क्रॉप पे फीड करेंगे और क्रॉप को डिस्टर्ब कर सकते हैं। देन अडल्ट्स मेजरली हाइबरनेट रहेंगे सॉइल में, ग्रास में या फिर अनियन फील्ड्स में। सो थ्रिप्स जो हैं ओवर विंटर करते हैं बल्ब्स के ऊपर जो कि एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रहेगा। थ्रिप्स जनरली लार्ज नंबर में मल्टीप्लाई रहेंगे मार्च और अप्रैल के मंथ में फॉर बोथ सीड एज वेल एज फॉर बल्ब क्रॉप इन नॉर्थ इंडियन कंडीशंस, जबकि नासिक एरिया में जहां पर थ्रिप्स का इंसिडेंस कम रहेगा और ऑब्जर्व किया जा सकता है ओनली इन द मंथ ऑफ जनवरी टू फरवरी। सो मैलाथियन या न्यूवोक्रोप्रॉन का यूज़ कर सकते हैं जो इफेक्टिव कंट्रोल है थ्रिप्स को कंट्रोल करने का। देन कुछ सिंथेटिक पैराथ्रोइड्स या साइपरमेथ्रिन का भी रोल जो है वो इफेक्टिव रहता है टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ थ्रिप्स। नेक्स्ट आता है हेड बोरर। हेड बोरर एक इस तरह का लार्वा है जो पेटिसल ऑफ द फ्लावर को या उसके ऊपर फीड करेगा यानी कि इस पोर्शन पे फीड करेगा। तो अनियन की जो हेड बोरर है उसे हम मेजरली एंडोसल्फान या फिर न्यूवोक्रोप्रॉन से ट्रीट कर सकते हैं। देन अनियन मैगेट्स जो हैं जनरली अडल्ट्स इसकी जो होंगी वो हाउस फ्लाई की तरह अपीयर होंगी और मैगेट्स बल्ब के अंदर फीड कर सकते हैं यानी कि रूट्स एज वेल एज स्टैंडर पोर्शन को इफेक्ट करेंगे और प्लांट्स को एक येलोइश ब्राउन कलर की अपीयरेंस प्रोवाइड करेंगे और सेकेंडरी इन्फेक्शन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है अनियन मैगेट्स कॉज कर सकते हैं। तो क्रॉप रोटेशन और एप्लीकेशन ऑफ थीमेटिक इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रहती हैं इस तरह के जो क्रॉप्स हैं उन्हें सेव करने के लिए। देन माइट्स जनरली सैप को सक करने में मदद करता है और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी प्लांट की कम करेगा।
देन मैनेजमेंट, इन्फेस्टेड बल्ब्स को अगर एक्सपोज किया जाए सनरेज में लगभग 2 दिनों के तक, तो इस माइट्स से होने वाली प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है, या फिर सल्फर की डस्टिंग के साथ भी हम माइट्स की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं. सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ ऑल अबाउट द अनियन क्रॉप. नेक्स्ट लेक्चर में हम अनदर इम्पॉर्टेंट क्रॉप के बारे में बात करेंगे. थैंक यू.